इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। नीचे यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लाई? बेहतर गुणवत्ता वाली फसल, ऑप्शन घ राइट। क्वेश्चन 2, गोबर खाद की विशेषता है जैविक है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है, ऑप्शन क राइट। क्वेश्चन 3, रासायनिक खाद की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ाना, ऑप्शन ख राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है? किसानों का परंपरागत कृषि से दूर होना। क्वेश्चन 5, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है, तो इसका हो सकता है हरित क्रांति। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर, ये जो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यांश को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताएं कि दोपहर का वातावरण कैसा था। तो दोपहर का जो वातावरण था वो कैसा था यहाँ पे बताना है, वो था लू चल रही थी, ऑप्शन ग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नत नयन प्रिय क्रमरत मन से अभिप्राय है, तो इसका मतलब है झुके हुए सुंदर नयन क्रम में लीन है। क्वेश्चन 3, भूमि किसके समान जल रही थी? रुई के समान। क्वेश्चन 4, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो तोड़ती पत्थर, ऑप्शन घ राइट। क्वेश्चन 5, यहाँ पे कथन अभी जो है कथन ए और कथन ब, दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है झुके हुए सुंदर नेत्रों वाली स्त्री कार्य में व्यस्त थी, तो पहली जो स्टेटमेंट है गलत है। सेकंड है अधिक सुंदर होने के कारण वह स्त्री चारों ओर देख रही थी, ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर है कि कथन ए और ब दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 3, काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को घुमाने फिराने से जो बात है वो कैसी हो जाती है? पेचीदा, ऑप्शन क राइट। क्वेश्चन 2, रुबाइयों के रचयिता का नाम है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 3, बादल राग कविता में जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह है किसान वर्ग के लिए, ऑप्शन ग राइट। आप यहाँ पे जो कविता है बादल राग, इसके कवि का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसके कवि कौन है। क्वेश्चन 4, पतंगबाज किसके सहारे उड़ते दिखाए गए हैं? रंध्रों के सहारे। इसमें जो है यहाँ पे क्या आएगा, ये गलती से मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा सहारे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वह गीत कविता में मुझसे मिलने को कौन विकल पंक्ति किस भाव को जो व्यक्त करती है, ये आपको बताना है। यानी कि किस भाव को जो है यहाँ पे व्यक्त किया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्याकुलता को, ऑप्शन ग राइट। क्वेश्चन 4, गद्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया है? तो ये किस क्रांति में लगाया गया है? फ्रांसीसी क्रांति में। क्वेश्चन 2, उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजेय है? शिरीष। क्वेश्चन 3, लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की? ढोलक की। क्वेश्चन 4, बाजार में जादू को कौन सी इंद्री पकड़ती है? आँख। क्वेश्चन 5, जनेंद्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी है? शैतान का जाल। क्वेश्चन 5, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, ऑप्शन क राइट।
क्वेश्चन 2, फीचर लेखन का उद्देश्य है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 3, एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति कौन सी है? पीटीआई। ऑप्शन क्या राइट है? क्वेश्चन 4, भारत की प्रमुख वेबसाइट कौन सी है? rediff.com। क्वेश्चन 5, संपादकीय क्या है? तो इसका राइट आंसर है वह लेख है जिसमें मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। क्वेश्चन 6, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें है कृपया मुझे यह काम करने दो। ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका बनेगा तिरह प्लस कार। ऑप्शन ख राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक का जो है संधि विच्छेद बताएंगे, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा और इसमें कौन सी संधि है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 3, असौ मेघ में कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से गुण संधि का सही उदाहरण है? महोदय। ये गुण संधि का उदाहरण है महा प्लस उदय। नेक्स्ट है 5, पुत्र रतन शब्द का उचित विग्रह का चुनाव कीजिए। तो इसमें बनेगा यहाँ पे पुत्र रूपी रतन यानी कि कर्मधारय समास। नेक्स्ट है खंड ब, इसमें वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद में आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले देखिए प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों और भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। इस कविता में कवि ने कविता की व्यापकता और उसकी असीम शक्ति को व्यक्त किया है। नीचे यहाँ पे देखिए व्याख्या। इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना एक चिड़िया की उड़ान से की है। कवि कहता है कि कविता भी एक उड़ान है, लेकिन उसकी उड़ान साधारण चिड़िया की उड़ान जैसी नहीं होती। चिड़िया केवल बाहर भीतर या इस घर से उस घर तक ही उड़ सकती है, इसलिए उसकी उड़ान सीमित होती है। इसके विपरीत कविता की उड़ान असीम होती है। कविता अपने पंख लगाकर समय, स्थान और सीमाओं से परे उड़ती है तथा पूरी दुनिया तक पहुंचती है। एक अच्छी कविता किसी एक स्थान या व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सबको जोड़ती है। इसलिए कवि अंत में कहता है कि चिड़िया कविता की उड़ान का अर्थ क्या जाने। इसी के अथवा में निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये पद्यांश दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम। कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी और कविता का नाम है रुबाइया। क्वेश्चन 2, बालक के ठुनकने और जिद करने के ढंग का वर्णन कीजिए। आंसर, बालक आंगन में ठुनकते हुए चांद को पाने की हठधर्मिता दिखा रहा है। वह चांद के प्रति ललचाया हुआ मचल रहा है, जिससे उसकी बाल सुलभ जिद, उत्सुकता और चंचल स्वभाव का सजीव चित्र प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन 3, कवि ने बाल मनोविज्ञान का किस प्रकार उद्घाटन किया। आंसर, कवि ने बालक की सरल और मासूम इच्छा चांद पाने की आकांक्षा के माध्यम से उसके भावुक, जिद्दी और कल्पनाशील स्वभाव का सुंदर चित्रण किया है। माँ की चतुराई से संतुष्ट होकर बालक का प्रसन्न हो जाना मनोवैज्ञानिक की गहरी समझ को दर्शाता है। क्वेश्चन 4, माँ चांद को कैसे दर्पण में उतारकर अपने नन्हे बेटे को दिखाती है। आंसर, प्रेम रूपी चतुराई से बालक को दर्पण देती है और उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाकर कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है। इस युक्ति से बालक की जो जिद है वो शांत हो जाती है। क्वेश्चन 5, इस काव्यांश में किस रस की परिपाक हुआ है। वात्सल्य रस। क्वेश्चन 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंक के अनुसार दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उषा कविता में निहित प्रकृति सौंदर्य की विवेचना कीजिए। आंसर, उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने भोर के समय बदलते प्रकृति सौंदर्य का सजीव और गतिशील चित्रण किया है। कवि आकाश के नीले शंख, राख के लिपे चौके, स्लेट और गोरी युवती की देह जैसे नवीन बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस उपमानों से सुबह की शांति, पवित्रता और नवजीवन के आगमन की भाव प्रकट होता है।
कविता में प्रकृति के बदलते रंग रूप का मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर अत्यंत प्रभावशाली बनाया गया है। क्वेश्चन ख, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के आधार पर आशा और निराशा के क्रम को स्पष्ट कीजिए। आंसर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में आशा यानी कि मिलने की चाह और निराशा अकेलापन जीवन की क्षणभंगुरता को क्रम इस प्रकार है। पहले पथिक और पक्षियों में अपने प्रियजनों यानी कि बच्चे या प्रिय से मिलने की आशा दिखाई देती है जो उन्हें तेजी से घर लौटने के लिए प्रेरित करती है, पर अंत में कवि स्वयं को अकेला अनुभव करता है जिसके इंतजार में कोई नहीं है। इसलिए दिन ढलने के साथ उसके मन में गहरी निराशा और उदासी छा जाती है और वह प्रिय से नहीं मिल पाता। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसकी जो है आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले देखिए प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों है भाग 2 में संकलित पाठ बाजार दर्शन से लिया गया है, जिसके लेखक जो है जनेंद्र कुमार हैं। इसमें लेखक ने बाजार और उपभोक्ता के संबंध और बाजार की सार्थकता में मानवीय विवेक के महत्व को स्पष्ट किया है। नीचे यहाँ पे देखिए व्याख्या। लेखक कहता है कि बाजार को वास्तविक अर्थ वही व्यक्ति देता है जो अपनी आवश्यकता को समझता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल अपनी क्रय शक्ति पर गर्व करते हुए बिना विवेक के धन खर्च करते हैं वे बाजार को विनाशकारी बना देते हैं। ऐसे लोग न तो स्वयं सच्चा लाभ उठा पाते हैं और न ही बाजार को कोई लाभ देते हैं। वे बाजारूपन बढ़ाकर छल कपट और दिखावे को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव घटता है। इस प्रकार लेखक विवेकहीन उपभोग के समाज और बाजार दोनों के लिए हानिकारक मानता है। इसी के अथवा में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके जो प्रश्न है पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस गद्यांश को एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 2, राजनीतिज्ञ को किसकी आवश्यकता होती है? राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहारीय सिद्धांत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 3, राजनीतिज्ञ को सबके साथ समान व्यवहार को व्यवहारीय क्यों कहा है? आंसर, राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण एवं श्रेणीक्रम संभव है। क्वेश्चन 4, लेखक ने किस सिद्धांत और व्यवहार को व्यवहारीय कहा है? आंसर, लेखक ने सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार करने के सिद्धांत को व्यवहारीय कहा है। क्वेश्चन 5, राजनीतिज्ञ सब मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार क्यों नहीं कर पाता? आंसर, क्योंकि समाज में सभी लोग समान नहीं होते, वर्गीकरण और श्रेणीकरण की स्थितियां बनी रहती हैं। क्वेश्चन 10, गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंक के अनुसार दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क, काले मेघ का पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, काले मेघ का पानी दे संस्मरण के लेखक ने लोक आस्था और वैज्ञानिक सोच के बीच के द्वंद्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक अपने किशोर जीवन के अनुभव के माध्यम से बताता है कि अनावृष्टि से मुक्ति पाने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती है। लेखक इसे पानी की बर्बादी मानता है, जबकि उसकी जीजी इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि लोक आस्था और त्याग की भावना का प्रतीक मानती है। लेखक और जीजी के विचारों में टकराव होता है और लेखक जीजी के तर्कों से सहमत नहीं होता, फिर भी उनकी संतुष्टि के लिए वह इस परंपरा को ऊपर स्वीकार कर लेता है। संस्मरण के अंत में लेखक ने देशभक्ति के संदर्भ में समाज में फैले भ्रष्टाचार की ओर भी संकेत किया है। क्वेश्चन ख, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है ढोल है? आंसर, लुट्टन पहलवान जब पहली बार दंगल में गया तो ढोल की आवाज़ ने उसका साहस बढ़ाया। ढोल की हर थाप में उसे एक निर्देश सुनाई देता था जो उसे अगला दाव खेलने के लिए प्रेरित करता था। इसी प्रकार लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु मानता है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए 250 शब्दों में। क्वेश्चन है कि कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। पहला है, कहानी की कथा वस्तु को समय और घटनास्थल के अनुसार दृश्यों में बांटा जाता है। कहानी के अनुरूप वातावरण और मंचीय परिस्थिति तैयार की जाती है। कथानक के अनुसार मंच सज्जा, संगीत और अन्य रंगमंचीय तत्वों का चयन किया जाता है। प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाता है। पात्रों के संवाद, व्यवहार और भावों को अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
संवादों को नाटक की आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतरित किया जाता है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है कि विकास के पथ पर भारत पर एक रचनात्मक लेख लिखिए। आंसर, भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है जिसने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विकास को अपना लक्ष्य बनाया और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ा। आज भारत एक उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है। हरित क्रांति से कृषि में आत्मनिर्भरता आई और उद्योग, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, स्टार्टअप और डिजिटल क्रांति ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के रोजगार के अवसर बढ़े। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, साक्षरता में वृद्धि, ऑनलाइन शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं तथा रेल, मेट्रो, ऊर्जा जैसी बुनियादी परियोजनाएं विकास को गति दे रही हैं। यद्यपि गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियां हैं, फिर भी जन भागीदारी, सुशासन और सतत विकास में समाधान संभव है। निष्कर्षतः भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उसका भविष्य उज्जवल है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराती है, परंतु इसके साथ ही इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आंसर, इंटरनेट पत्रकारिता ने सूचनाओं का आदान प्रदान अत्यंत तेजी से और सरल बना दिया है, जिसे समाचार तत्काल, सस्ते, वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे चुनाव परिणाम, प्राकृतिक आपदाएं, खेल समाचार घटना के साथ ही ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। परंतु इसके दुष्परिणाम भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख फेक न्यूज़ की समस्या है, जहां बिना तथ्य जांच की खबरें फैलकर भ्रम और तनाव पैदा करती हैं, जैसे सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें। इसके अलावा सनसनीखेज शीर्षक, निजता का हनन, नैतिक मूल्यों की अनदेखी भी देखने को मिलती है। अतः इंटरनेट पत्रकारिता उपयोग होने के साथ साथ जिम्मेदारी और सत्यापन की मांग करती है। क्वेश्चन 6, रेडियो नाटक का आरंभ कैसे हुआ? आंसर, रेडियो नाटक का आरंभ रेडियो प्रसारण के विकास से हुआ था। जब रेडियो केवल समाचार और संगीत तक सीमित न रहकर मनोरंजन का माध्यम बना, तब नाट्य रूप से कहानियों प्रस्तुत करने के विचार सामने आए। प्रारंभ में मंच नाटकों का रेडियो रूपांतरण किया गया, जिसमें संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत के माध्यम से कथा श्रोताओं तक पहुंचाई गई। क्वेश्चन 13, वितान भाग 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। क्वेश्चन 6, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक यशोधर बाबू एक परंपरावादी, कर्तव्यनिष्ठ और आत्मसम्मानी व्यक्ति है। उन्होंने ईमानदारी से नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण किया और सामाजिक मर्यादाओं को महत्व दिया। वे अपने परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु बदलते समय और नई पीढ़ी की आधुनिक और भोगवादी सोच के कारण मानसिक द्वंद्व और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। यशोधर बाबू का चरित्र जो है परंपरा आधुनिकता के टकराव को सशक्त रूप से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन 6, जूझ कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। आंसर, जूझ पाठ में लेखक ने आनंद नामक बालक की पढ़ने की दृढ़ इच्छा और उसके संघर्ष का चित्रण किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन में निरंतर संघर्ष करने का संदेश दिया है। साथ ही यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकता है। क्वेश्चन 6, सिंधु सभ्यता की खूबी उसकी सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध राजपोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, क्योंकि यहाँ कला और सौंदर्य का विकास किसी राजा या धार्मिक संस्था के संरक्षण में नहीं। नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, सुव्यवस्थित नालियाँ, मूर्तियाँ, मोहरे, आभूषण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं यह सिद्ध करती हैं कि सामान्य जन में भी सौंदर्य की गहरी समझ थी। कला जीवन से जुड़ी हुई थी और समाज के सभी वर्गों द्वारा अपनाई गई थी, इसलिए इसे समाज पोषित कहा गया। क्वेश्चन 14, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। क्वेश्चन क का फर्स्ट पार्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। आंसर, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, जो आदि आता हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर सवरण। क का सेकंड पार्ट है,
लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है गुण संधि का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जब संधि करते समय ए या आ के साथ ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है। ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनता है। ए या आ के बाद री आए तो अर बनता है। तो यह गुण संधि कहलाती है। जैसे पर प्रह प्लस उपकार परोपकार। क्वेश्चन 15 आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। क पार्ट गीता की व्यवहारिक सोच मनुष्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है? आंसर गीता के दूसरे अध्याय में कछुए के उदाहरण द्वारा संदेश दिया गया है कि बुराई की आहट पाते ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों को उसी प्रकार से नियमित कर लेना चाहिए जैसे भय की स्थिति में कछुआ अपने अंग समेट लेता है। गीता की यह व्यवहारिक सोच मनुष्य को बुरा न बोलने, बुरा न सुनने, बुरा न देखने, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों से बचने और कुसंगति से दूर रहने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार गीता की यह व्यवहारिक सोच मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नेक्स्ट है आप मुझे बताएंगे गीता में कुल कितने श्लोक हैं? आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। गीता में जो है कुल कितने श्लोक दिए गए हैं? नेक्स्ट है कार्य में कुशलता लाएं, पाठ के आधार पर बताएं कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? आंसर कार्य में कुशलता लाएं, पाठ के आधार पर प्रेम और मोह में अंतर स्पष्ट किया गया है। प्रेम में मनुष्य दूसरों के सुख की चिंता करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जबकि मोह में मनुष्य अपनी सुख सुविधा और उपेक्षाओं पर अधिक ध्यान देता है। जहाँ प्रेम होता है वह भय और क्रोध नहीं होता, जबकि मोह में भय और क्रोध का होना स्वाभाविक है। क्वेश्चन गए शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा देवी का क्या योगदान रहा? आंसर दुर्गा देवी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्यारेलाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद में शिक्षिका के रूप में कार्य किया और बाद में सन 1940 में लखनऊ में पहला मोंटेसरी स्कूल स्थापित किया गया। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि से कब नवाजा गया? आंसर सन 1556 में तुगलकाबाद में युद्ध में मुगल सेनाओं को पराजित करने के बाद आदिल शाह ने जो दिल्ली का राज सिंहासन हेमू को सौंपा और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका रिप्लाई ज़रूर दें। अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो भी कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में उनके राइट आंसर बताऊँगा। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।